वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्क्रीट स्ट्रक्चर में नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है लॉज ऑफ लॉजिक्स। तो जैसे हमने स्टार्ट किया था प्रोपोजिशनल लॉजिक से, और लॉजिक का मैंने आपको मीनिंग बताया था प्रॉपर्ली, और लॉजिक का यूटिलाइजेशन हम क्यों करते हैं, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन के लिए, इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन के लिए। तो आज की जो डेट है, जो टुडेज टाइम है, वो सारा इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन का ही है। जैसे आप देखते हो गूगल ने भी डिफरेंट एक्सट्रैक्शन टेक्निक्स लगा दी है। पहले आप देखते थे कि गूगल से जब आप कोई कीवर्ड डालते थे तो आपके पास एक्सपेक्टेड कीवर्ड्स की एक लिस्ट नहीं आती थी, एक्सपेक्टेड सेंटेंसेस आप क्या लिखने जा रहे हैं आपके, अब आपके साथ साथ पैरेलल में चलता है। तो ये जो एक्सट्रैक्शन इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन का है, ये इस पे बहुत काम चल रहा है। इसी को क्वेश्चन आंसरिंग सिस्टम भी बोलते हैं। अभी तक आप देखते हो कि जो भी क्वेश्चन आप डालते हो उससे रिलेटेड लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आते हैं। जो फ्यूचर अभी वेब है, दैट इज सिमेंटिक वेब। अभी आप जो वर्ड कर रहे हैं करंट वर्ल्ड वाइड वेब, ये नॉर्मल वेब है। जो अभी सिमेंटिक वेब आ रहा है जहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन होगी तो एक ही जगह, लेकिन वो मीनिंगफुल फॉर्म में कनेक्टेड रहेगी। लेकिन अभी क्या है, सारा डाटा स्कैटर्ड फॉर्म में है। तो जब सिमेंटिक की फॉर्म में इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होगी तो ये अब जो फ्यूचर आपके पास सर्चिंग आ रही है या इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन टेक्निक आ रही है, आप क्वेश्चन जो डालेंगे उसी के एक्सपेक्टेड आंसर आएगा। ये नहीं कि आपको लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट मिलेंगे। सो यू कैन सी, यू विल बी एबल टू सी दिस टाइप ऑफ रिसर्च या दिस टाइप ऑफ डेवलपमेंट इन द कमिंग ईयर्स। तो यहाँ पे आप देखेंगे वैसे तो कुछ सर्च इंजन इस टाइप के अवेलेबल है, जैसे askjeeves.com है, ask.com है। आप उसमें क्वेश्चन डालते हो, आंसर देता है, लेकिन अभी वो सारे आंसर नहीं देता जैसे गूगल आपको सारे आंसर्स करता है। तो वैसे ही उस पर वर्क चल रहा है, एंड आई होप इन कमिंग ईयर्स आप उस टाइप के आंसर्स भी देख पाओगे। क्वेश्चन डालोगे और आपको एग्जैक्ट आंसर मिलेगा। तो यहाँ पे हम बेसिकली इस लर्निंग मॉड्यूल में आप ये एक ही लर्निंग आउटकम है, क्योंकि ये रिलेटेड टू द लॉ ऑफ लॉजिक्स है। तो ये डिफरेंट 9 लॉ ऑफ लॉजिक्स जो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इनको आप अचीव करेंगे। जैसे फर्स्ट है आइडेम्पोर्टेंट लॉ, नेक्स्ट इज एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ, इम्प्लीकेशन लॉ, आइडेंटिटी लॉ, एब्जॉर्प्शन लॉ, कॉम्प्लीमेंट इनवर्स लॉ एंड डी मॉर्गन्स लॉ। इसमें मोस्ट ऑफ द लॉज के बारे में आपने पहले भी सुना होगा, क्योंकि आप मैथमेटिक्स में भी इन टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं या स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं इस टॉपिक के एग्जामिनेशन में वेटेज की बात करूँ, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड एग्जाम में यूजुअली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर मैं इसकी दूसरे टॉपिक या सब्जेक्ट से कनेक्टिविटी की बात करूँ, तो सब्जेक्ट का तो जैसे मैंने बिगनिंग में बताया कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है, लेकिन मतलब इसका एप्लीकेशन वहाँ पे आप करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ अगर मैं आपको बताऊं कि इसका अदर टॉपिक से क्या लिंकिंग है, तो जो आप आगे जितनी भी प्रोपोजिशनल लॉजिक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स करेंगे, चाहे वो सिंबॉलिक फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन हो, चाहे वो नॉर्मल फॉर्म्स हो, उन सब में भी आप देखेंगे कहीं ना कहीं इन रूल्स का यूटिलाइजेशन होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। फर्स्ट विद आइडेम्पोर्टेंट लॉ। तो देखिए आइडेम्पोर्टेंट लॉ क्या कहता है कि सपोज करो आपके पास है P और P, तो इसका मीनिंग भी क्या होगा, P और P का मीनिंग क्या होगा, P। मान लिया एक ही टर्म है, उसकी ओरिंग उसके साथ से करोगे तो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, P के साथ। इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर मेरे पास 0 और 0 है तो उसका रिजल्ट क्या होगा, 0। और अगर मेरे पास 1 और 1 है तो उसका रिजल्ट क्या होगा, 1। सिमिलरली विद द एंड, अगर आप P एंड P करते हैं तो P एंड P इज इक्वल टू P। इसका मतलब क्या हुआ, P अगर 0 होगा, 0 की एंडिंग 0 के साथ क्या होगी, 0, और 1 की एंडिंग 1 के साथ क्या होगी, 1। तो वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, P के ऊपर। आपने देखा कि जब P इज इक्वल टू 0 है तब ये रिजल्ट देता है, और जब P इज इक्वल टू 1 है तो रिजल्ट 1 आता है। तो सारा गेम किसके ऊपर डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ P। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले केस में हमने देखा था कि यहाँ पे हमने P इज इक्वल टू 0 एज्यूम किया है, और यहाँ पे हमने P इज इक्वल टू 1 एज्यूम किया है। तो जो भी P की वैल्यू होगी वही उसका आउटपुट आएगा। दैट इज कॉल्ड आइडेम्पोर्टेंट लॉ। आइए देखते हैं सेकंड लॉ। तो सेकंड लॉ क्या कहता है, सेकंड लॉ इज रिलेटेड टू एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ को आपने मैथमेटिक्स में पहले भी स्टडी किया होगा, लेकिन आइए देखते हैं यहाँ पे। तो एसोसिएटिविटी यहाँ पे डिपेंड करेगी कि या तो वो और ऑपरेटर के बीच में होगी या एंड ऑपरेटर के बीच में होगी। जैसे आपने प्लस और माइनस की करी थी कि अगर आपके पास एक एक्सप्रेशन है उसमें एक से ज्यादा प्लस आ रहे हैं या एक से ज्यादा माइनस आ रहे हैं, तो वहां पे हम एसोसिएटिव लॉ फॉलो करते हैं। एसोसिएटिव लॉ ये कहता है कि भाई आपके पास फॉर एग्जांपल आपके पास 2 + 3 + 4 है, आप इसमें 2 और 3 को पहले ऐड कर लो, या 3 और 4 को पहले ऐड कर लो और उसके बाद दूसरे को ऐड कर लो, तो रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। अगर मैं 2 3 को पहले ऐड करता हूं तो क्या मिलता है, 5 + 4, और इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, 9 आ जाती है। लेकिन अगर मैं पहले 3 और 4 को ऐड करता हूं, तो जब मैं 3 और 4 को पहले ऐड करता हूं तो इस केस में क्या हो जाता है, 2 + 7, और उसका भी रिजल्ट क्या आता है, 9। तो दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ। तो लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम बात कर रहे हैं लॉजिक्स की, लॉजिक्स में हमने जो ऑपरेटर्स स्टडी करे वो निगेशन है, एंड है, और है।
या आपके पास कंडीशनल ऑपरेटर है और बाई कंडीशनल, लेकिन जो एसोसिएटिविटी हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज रिलेटेड टू इधर एंड और दैट इज कंजंक्शन और डिसजंक्शन। एसोसिएटिव लॉ, अगर हम और के बारे में बात करें तो अगर P और Q और R है तो आप P और Q और R भी इसको लिख सकते हैं, बोथ आर इक्विवेलेंट, जैसा मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। सिमिलरली आप एसोसिएटिव लॉ एंड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, P एंड Q एंड R इज इक्वल टू P एंड Q एंड R। क्लियर? तो पहला वाला किसके लिए, और के लिए, और दूसरा वाला एंड के लिए। तो आप ये भी बोल सकते हो कि ये किसके लिए, डिसजंक्शन के लिए, डिसजंक्शन, एंड दिस इज फॉर कंजंक्शन। डिसजंक्शन इज और एंड कंजंक्शन इज एंड। आइए अब देखते हैं थर्ड लॉ कौन सा है। द थर्ड लॉ इज कम्यूटेटिव लॉ। तो कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ अगर हम इसको आपके मैथमेटिक्स की फॉर्म में चले जाएं तो कम्यूटेटिव लॉ ये कहता है कि भाई मेरे पास अगर से 3 + 4 है, आई कैन राइट 3 + 4 एज 4 + 3, दिस इज कम्यूटेटिव फॉर द एडिशन। सिमिलरली फॉर द आप, लेकिन सब्ट्रैक्शन के केस में ये थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। लेकिन अब जब यहाँ पे हम कम्यूटेटिव लॉ की बात कर रहे हैं, किसके रेफरेंस में बात कर रहे हैं, एवरी ऑपरेटर। जैसे अगर आप देखेंगे सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आपके कम्यूटेटिव नहीं होते। जैसे 3 + 4 = 4 + 3 तो है, लेकिन 3 - 4 = 4 - 3 नहीं होगा। तो सम ऑपरेटर्स आर कम्यूटेटिव वाइल सम अदर ऑपरेटर्स आर नॉट कम्यूटेटिव। ये चीज क्लियर है? लेकिन ये किस में, अर्थमेटिक ऑपरेटर। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट लॉजिकल कनेक्टिव्स। तो ये तो ओके है, बट दिस इज नॉट ओके। तो कम्यूटेटिव लॉ यहाँ पे क्या कहता है कि अगर मेरे पास P और Q है तो आई कैन राइट इट एज Q और P। P और Q कैन बी रिटन एज Q और P। सिमिलरली P एंड Q कैन बी रिटन एज Q एंड P। P एंड Q को हम क्या लिख सकते हैं, Q एंड P। मतलब एंड ऑरिंग P और Q की करें या Q और P की करें, दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। इन द सेम वे अगर ऑरिंग हम P एंड Q की करते हैं या Q एंड P की करते हैं तो दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। आप इसको एक एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल कंसिडर किया। फॉर एग्जाम्पल तो मेरे पास P = 0 है और Q = 1 है। आइए पहले यहाँ पे ऑरिंग के साथ इसको अप्लाई करके देखते हैं। जब मैं लिखता हूँ 0 और 1 इज इक्वल टू, मैं लिखू 1 और 0, तो और के केस में अगर एक भी ट्रू होता है तो रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू। जबकि अगर मैं एंडिंग करता हूं से 0 एंड 1 या 1 एंड 0, एंडिंग के केस में अगर एक भी फॉल्स है तो रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो दिस इज अबाउट कम्यूटेटिव लॉ। आइए अब हम देखते हैं फोर्थ वन। फोर्थ लॉ कौन सा है, फोर्थ वन इज डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहता है कि भाई एंड को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो और के ऊपर या और को डिस्ट्रीब्यूट कर दो एंड के ऊपर। कैसे वो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, आइए उसको हम देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ देखिए क्या कहता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। वो कहता है कि P और Q एंड R, मतलब और इज डिस्ट्रीब्यूटेड और एंड, और का डिस्ट्रीब्यूशन किसके ऊपर कर रहे हैं हम, एंड पे। तो ये क्या लिखेंगे, यू कैन राइट इट एज P और Q एंड P और R। इसका मतलब और इज डिस्ट्रीब्यूटेड और एंड। आइए देखते हैं नेक्स्ट। सिमिलरली एंड कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड और एंड को अगर और के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करना तो क्या आ जाएगा, से P एंड Q और P एंड R। तो दिस इज कॉल्ड एंड इज डिस्ट्रीब्यूटिव और ब्यूटिव या ब्यूटेड कर दो, ओवर और। क्लियर है? आप इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से भी समझ सकते हैं। आइए हम समझते हैं इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है P = मैंने ले लिया 1, Q = ले लिया 0 एंड R = ले लिया 1।
तो दोनों को समझते हैं। पहले फर्स्ट वाला केस हम समझ लेते हैं। फर्स्ट केस क्या कहता है कि भाई मैं अगर इसको लिखूं P और Q एंड R निकालूं, या मैं P और Q एंड P और R निकालूं, तो ये दोनों स्टेटमेंट की वैल्यू क्या आएगी, इक्विवेलेंट आएगी। तो आइए इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझ लेते हैं। तो मैं इसको समझना चाह रहा हूं, जैसे मेरे पास ये फर्स्ट केस है, P और Q एंड R इज इक्वल टू क्या है, P और Q एंड P और R, ये वैल्यू है। इसकी लेफ्ट हैंड साइड में भी ये वैल्यूज अप्लाई करता हूं मैं, राइट हैंड साइड में भी। आइए देखते हैं दोनों इक्विवेलेंट आते हैं या नहीं आते हैं। दिस इज LHS, तो मैं LHS में भी अप्लाई कर रहा हूं, साथ साथ RHS में भी अप्लाई कर रहा हूं। तो जब LHS में अप्लाई करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आती है, 1 और 0 एंड 1। RHS में अप्लाई करता हूं तो इसकी वैल्यू क्या जाती है, 1 और 0 एंड 1 और R, दैट इज 1। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो, 0 एंड 1, 0 एंड 1 क्या हो जाएगा, 0, भाई फॉल्स वैल्यू है। तो 1 और 0, इससे क्या रिजल्ट आएगा भाई, और के केस में ये ट्रू हो जाएगा, एंड ये भी ट्रू है तो ये भी ट्रू हो जाएगा। अब क्योंकि ये और ऑपरेटर है तो इससे क्या रिजल्ट जनरेट होगा, 1, और ये क्योंकि एंड ऑपरेटर है लेकिन दोनों है तो 1 आएंगे, तो दोनों क्या आ गए, इक्विवेलेंट। इन द सेम वे आप सेकंड वाले को चेक कर सकते हो जिसमें एंड और के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन लो, आपके पास कोई इंप्लीकेशन गिवन होगी और उस इंप्लीकेशन को क्या करना पड़ेगा, आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो सिंप्लीफिकेशन में आप देखेंगे इस तरह के रूल डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ को अप्लाई करके भी काफी हद तक काफी प्रॉब्लम्स को आप सिंप्लीफाई करोगे, और इस टाइप की प्रॉब्लम एग्जामिनेशन में पूछी जाती है। आइए देखते हैं इसके बाद, ये था हमारा फोर्थ रूल। आइए देखते हैं फिफ्थ रूल क्या कहता है। फिफ्थ रूल इज इंप्लीकेशन लॉ, जिसकी अभी मैंने बात करी थी। देखिए इंप्लीकेशन लॉ क्या कहता है कि सपोज करो आपके पास है इफ P देन Q, इफ P देन Q, ये कंडीशनल स्टेटमेंट है। दिस कंडीशनल स्टेटमेंट इज इक्विवेलेंट टू negation of P or Q, negation of P or Q. You can also write it as negation of P or Q. both are same. तो देखिए यहाँ पे आपने इंप्लीकेशन लॉ में देखा कि भाई अगर ये गिवन है तो इसका मीनिंग ये होगा। तो आइए एक एग्जांपल की हेल्प से इसको समझ लेते हैं। P एंड Q को तो आप समझती हैं, तो मैं यहाँ पे दो वैल्यू ले लेता हूँ और दोनों को मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ विद द हेल्प ऑफ ट्रुथ टेबल। तो मेरे पास P और Q है और इसके जो कॉम्बिनेशन है फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स एंड ट्रू ट्रू, ये मेरे पास 4 कॉम्बिनेशंस हैं। इन 4 कॉम्बिनेशंस में देखते हैं आइए क्या ये दोनों इक्विवेलेंट है। इन दोनों के इक्विवेलेंस को चेक करने के लिए अगर मैं इफ P देन Q फाइंड आउट करता हूं तो ये दोनों फॉल्स हैं तो यहाँ पे वैल्यूज क्या आ जाएंगी, ट्रू। ये दोनों ट्रू है तो ये रिजल्ट में चली जाएंगी फॉल्स एंड ट्रू। आइए अब हम देखते हैं निगेशन ऑफ P एंड Q अगर हमें फाइंड आउट करना है तो निगेशन ऑफ P फाइंड आउट कर लो। तो निगेशन ऑफ P क्या हो जाएगा, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, निगेशन ऑफ P और Q। तो निगेशन ऑफ P और Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, निगेशन ऑफ P और Q, निगेशन ऑफ P और Q को अगर हम इवेल्युएट करेंगे, ट्रू और फॉल्स क्या हो जाएगा, ट्रू ट्रू और ट्रू इज ट्रू, फॉल्स फॉल्स इज फॉल्स एंड ट्रू फॉल्स इज ट्रू। अब आप देखो कि ये जो दोनों वैल्यूज हैं, ये जो वैल्यू है दैट इज इफ P देन Q और निगेशन ऑफ P और Q, ये दोनों क्या है, इक्विवेलेंट है, बोथ आर इक्विवेलेंट। अगर एग्जामिनेशन में इसको प्रूफ करने के लिए भी आ जाए तो ऐसे ही आप एक एग्जांपल लेके इसको एक्सप्लेन करेंगे कि भाई देखिए दोनों की दोनों वैल्यूज क्या है, इक्विवेलेंट। इसका मतलब इफ P देन Q इज इक्वल टू निगेशन ऑफ P और Q।